दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ वीबीटी के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था वीबीटी के बारे में, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी की खामियों के बारे में। लिमिटेशन मतलब प्रॉब्लम, इस थियरी में क्या प्रॉब्लम था, क्या इशू आया था, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे It does not explain the high spin or low spin nature of complexes। अब जरा देखिए, अगर आपको पता हो तो कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस में जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और इसको 2 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं। मान लीजिए पहले वाले में ऐसे अमोनिया के टोटल कितने लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं, 6, और मान लीजिए यहाँ पे फ्लोराइड के भी 6 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं। और आप समझ गए रहोगे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 लिगैंड सराउंड कर रहे हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को। तो होता क्या था, इन केस ऑफ अमोनिया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके पेयर कर देता था और ये यहाँ पे आके पेयर कर देता था। मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो अमोनिया के केस में क्या होता था, अमोनिया के केस में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कुछ ऐसे हो जाते थे, ऐसे, और ये 2 ऑर्बिटल खाली होती थी और इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाता था D2sp3। आप सबको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी 6 लिगैंड होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो D2sp3 ही आएगा। आया समझ में? और जब F माइनस था तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हुई, ये जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन थे ये जैसे के तैसे हो गए, सॉरी जो 5 इलेक्ट्रॉन थे वो जैसे के तैसे हो गए, इनमें कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? लो स्पिन। और इसे कहते हैं हाई स्पिन। मतलब मेटल में पहले जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, बाद में भी अगर उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम कहते हैं हाई स्पिन। और अगर पहले जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे मेरे दोस्त उससे कम हो गए तो उसे क्या कहेंगे? लो स्पिन कहेंगे। आया मगज में? तो 2 तरह से है, एक हाई स्पिन है और एक लो स्पिन है। समझा? तो हाई स्पिन हुआ अगर, तो मतलब ये वीक फील्ड लिगैंड के केस में हो रहा है, और अगर लो स्पिन हो रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में हो रहा है। मतलब अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और फ्लोराइड एक वीक फील्ड लिगैंड है। यही चीज ये वीबीटी नहीं बता पाई मेरे दोस्त। कौन? वीबीटी। व्हाट इज वीबीटी? वैलेंस बॉन्ड थियरी। जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है वो यही नहीं बता पाई। समझे मेरे दोस्त? चलिए आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड नेचर ऑफ लिगैंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड काम करेगा, कौन वीक फील्ड काम करेगा, ये थियरी नहीं बता पाई। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरलेस आएंगे, कुछ के अलग अलग कलर आते हैं। मतलब कोई क्यों कलर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। तीसरा, the structure of the complexes predicted from the VBT would not always match necessarily with those determined from experiment। मतलब VBT के बेसिस पे हम लोग जो स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर रहे थे, हमको एक्सपेरिमेंट में उसमें डिफरेंस मिला। मतलब जो आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हो और जो आप एक्सपेरिमेंट से पढ़ रहे हो, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो ये सारे प्रॉब्लम को कम करने के लिए, मतलब VBT से जो जो परेशानियां आ रही हैं, उसमें जो जो लिमिटेशन आया, उसको दूर करने के लिए एक नई थियरी लाई गई जिसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी। ओके, और ये हर तरह से एक्सेप्ट की गई बाद में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थियरी। ओके, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। CFT इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशन। तो मैं सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहूंगा कि ये CFT, इसका नाम क्रिस्टल फील्ड ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो थियरी है CFT, ये मेटल को एक पॉइंट चार्ज मानती है और लिगैंड को भी एक पॉइंट चार्ज मानती है। मान लीजिए मेटल Q पॉजिटिव है और ये Q नेगेटिव है, तो आप सबको पता है मतलब ये क्या है, आयंस, और आयंस हमेशा क्या बनाते हैं? क्रिस्टल।
आयंस क्या बनाते हैं हमेशा, क्रिस्टल। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मेटल के ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। और लिगैंड के ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अगर न्यूट्रल लिगैंड है, मान लीजिए अगर न्यूट्रल लिगैंड है, तो ये जो पॉजिटिव मेटल आयन है ये लिगैंड को क्या करेगा, ये लिगैंड को पोलराइज कर देगा, लिगैंड को क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। अब आपके दिमाग में ये आता होगा सर पोलराइजेशन मतलब क्या, चलिए उसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए ये मेटल आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मान लीजिए अमोनिया। ओके, बट आप सब जानते हैं अमोनिया भले न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी डाइपोल होता है। डाइपोल मतलब दो पोल मेरे दोस्त, ये देखो नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो होता क्या है, होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन खींचता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन खींचता है, और नाइट्रोजन पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव, क्या आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे आ जाता है सब पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे इंटरैक्शन आ जाएगा। देखो ना, ये मेटल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आया समझ में। तो अगर लिगैंड के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है तो ये मेटल उसके अंदर पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस कर देगा, आया समझ में, मेटल उसके अंदर पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस कर देगा। और इंटरैक्शन जो होंगे आयंस होंगे, और आयंस के बीच में इंटरैक्शन होगा तो नो डाउट मेरे दोस्त क्रिस्टल ही बनेगा। और इसीलिए बोला जाता है ये जो थियरी है इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थियरी, आया समझ में। चलो आगे देखो, द लिगैंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। देखिए मैंने बोला ना, द इंटरैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगैंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कूलम अंकल ने भी रूल दिया है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, देयर आर नो ऑर्बिटल इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल का कोई इंटरैक्शन नहीं होता। वीबीटी किसकी बात कर रही थी, वीबीटी बात कर रही थी कि मेटल का वैलेंस शेल और लिगैंड के वैलेंस शेल के बीच में इंटरैक्शन होता है, लेकिन ये थियरी ऐसा कछु नहीं बोल रही है, समझे। थियरी बोलती है बक बुड़बक कैसा बात कर रहा है, ऑर्बिटल का कुछ नहीं होगा यहाँ पे सब पॉइंट चार्जेस है। इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन द 5d ऑर्बिटल dxy square, dx square minus y square, dz square, dxy, yz, zx have the same energy. They all are degenerated. They are what? Degenerated. Degenerated मतलब सबकी एनर्जी क्या है, सेम। ओके, ये वर्ड जो डीजेनरेटेड है इसका मतलब है सबकी एनर्जी सेम है। और मैं आपको बता दूं ये डी ऑर्बिटल को हम दो सेट में अलग करते हैं, जैसे dxy, dyz, dzx, और फिर आता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और होता है dz स्क्वायर। तो इन दो ऑर्बिटल को एक सेट में लेके हम बोलते हैं Eg और इनको बोलते हैं T2g। अब यहाँ पे देखिए इन सब का मतलब है, T स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ थ्री, सेट ऑफ थ्री, ओके, और G मतलब होता है जीरेट। हालांकि इनमें कुछ अनजीरेट भी होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे ये जीरेट और अनजीरेट जानने की जरूरत नहीं है। E मतलब होता है इवन और G मतलब होता है जीरेट। बट सर मुझे ये बहुत अच्छे से जानना है सर, ये जीरेट क्या होता है, ये T क्या है, ये सब कुछ लिया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ओके, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, समझे, और इसको हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में। बट अगर आपको जानना ही है एकदम डिटेल में तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जेई सेक्शन की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं। इसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहां पे मैंने हर एक चीज को लाइवली एक्सप्लेन किया। लाइवली मतलब ऐसे सामने आके बोर्ड पे पढ़ाया गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट पे। ओके, तो इनको T2g क्यों बोला जाता है, इनको Eg क्यों बोला जाता है, तो ये इन बिटवीन दी एक्सिस होती है। ये ऑर्बिटल क्या होती है, इन बिटवीन एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस। और ये दोनों क्या होती है, ये दोनों होती है अलोंग दी एक्सिस। ये हो गया इन बिटवीन द एक्सिस और ये हो गया अलोंग द एक्सिस। अब ये इन बिटवीन एक्सिस का क्या माजरा है, तो जरा देखो, इन बिटवीन एक्सिस में ये मान लो x है, ये मान लो y है, ये मान लो y है, ये मान लो z है, ये मान लो x है, ये मान लो z है। तो जो हमारी ऑर्बिटल होंगी वो क्या होंगी, x और y एक्सिस के बीच में होंगी, ऐसे ऐसे इन बिटवीन द एक्सिस, ऐसे इनके जो लोब होंगे वो ऐसे होंगे, आ समझ में। लेकिन अगर वहीं पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखो तो ये
अलोंग द एक्सिस होती है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होंगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, और यहाँ पे देखिए डी जेड स्क्वायर कैसे होगा। मान लीजिए ये z हो गया, ये x हो सकता है या फिर y हो सकता है, क्योंकि हमारा जो डी जेड स्क्वायर है उसमें ये तो एक ऐसे ऑर्बिटल हो गई, बट इसमें एक डोनट, इसका जो शेप होता है डोनट होता है, ऐसा होता है। तो ये जो डोनट है ये एक्स वाई प्लेन में, किसमें है, एक्स वाई प्लेन में, और ये जेड प्लेन में। आया समझ में, ऐसा है, क्लियर। तो ये अलोंग द एक्सिस है, दो अलोंग दी एक्सिस, समझे। तो ये तीन सेट को हम बोलेंगे T2G और इनको बोलेंगे EG। तो ये था हमारा ऑर्बिटल का एक्सप्लेनेशन। आगे देखिए, when ligand approaches the metal ion they create crystal field around the metal ion. If it were symmetrical, the degeneracy of the d orbital remains intact. Usually the field created is not symmetrical and the degeneracy is destroyed. The d orbital thus split into two sets, namely dxy dyz zx. ओके, इनके सेट को T2G बोलते हैं और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसके सेट को क्या बोलते हैं, EG। अब जरा देखिए, इसे समझने की जरूरत है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये देखिए, ये 5 d ऑर्बिटल है, मेटल की है, मेटल की। तो ये क्या है, ये है dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये लास्ट वाला है dz स्क्वायर। सबकी एनर्जी सेम है, सबकी एनर्जी सेम है, दे ऑल आर सेड टू बी डीजेनरेटेड। ओके, बट होगा क्या, अब लिगैंड आएगा। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो जो मेटल की डी ऑर्बिटल है, मान लीजिए ऐसे मेटल है और मेटल की ऑर्बिटल है, अब उसको लिगैंड अप्रोच करेगा। अब डिपेंड करता है लिगैंड कैसे अप्रोच करता है। ये जो मैं सब एरो बना रहा हूं, देखिए ये जो एरो बना रहा हूं ये सारे लिगैंड का अप्रोच है। तो होगा क्या, मेटल की ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मेटल की ऑर्बिटल, ध्यान से सुनिएगा, मेटल की ऑर्बिटल, ये मेटल की ऑर्बिटल है और इनके अंदर क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और इनको कौन अप्रोच कर रहे हैं, लिगैंड। और लिगैंड के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। हालांकि मैंने अभी यहाँ पे आपको डी ऑर्बिटल खाली दिखाया है, बट डी ऑर्बिटल खाली नहीं होती, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये डी ऑर्बिटल सबकी एनर्जी जो है ना मेरे दोस्त, ये बढ़ जाती है, ये बढ़ जाएगी और सबकी एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ओके, क्योंकि लिगैंड जो है, लिगैंड है वो अभी थोड़ी दूरी पे है। ओके, तो R इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल। अभी R इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल मतलब क्या, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, मतलब लिगैंड को जहां तक मेटल को अप्रोच करना है, मान लीजिए मेटल है और लिगैंड को यहां तक अप्रोच करना है, यहां तक। ओके, लेकिन मेटल की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ यहां तक है, बट लिगैंड अभी तक यहीं पे है। तो सब जगह से जो लिगैंड आ रहा है इसका रिपल्शन इक्वल है, इसीलिए पांचों जो डी ऑर्बिटल है मेटल की, उन सबका एनर्जी बढ़ गया है, उन सबका एनर्जी क्या हो गया है, बढ़ गया है। बट अगर लिगैंड अपने एक्चुअल डिस्टेंस पे आ गया, मतलब मेटल की न्यूक्लियस से जितने डिस्टेंस तक आना था उतने तक अगर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये डी ऑर्बिटल की क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये जो डी ऑर्बिटल है ये दो पार्ट में टूट जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि ये जो मेटल है ये कौन से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, ये कौन से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। ओके, मैं मान लेता हूं फिलहाल के लिए कि ये ऑक्टाहेड्रल है। क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में आप सब जानते हो ये मेटल है, लिगैंड ऐसे अरेंज होते हैं, ये लिगैंड है, ये लिगैंड है, ये लिगैंड है, ये लिगैंड, इधर भी लिगैंड और यहाँ पे भी लिगैंड, और ये एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन मतलब ऐसे मानिए कि ये बोर्ड के बाहर आ रहा है प्लेन, ये अपना जो स्क्रीन है उसके बाहर आ रहा है और ये स्क्रीन के अंदर गया है, ये स्क्रीन के अंदर गया है, राइट। और ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो आपको मैंने पहले भी बहुत बार ऑक्टाहेड्रल बना के दिखाया है। तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, देखिए 1 2 3 और 2 के पीछे 4, 4 फेस बन गए। ऐसे ही 4 फेस मेरे भाई नीचे बनेंगे। ये देखो ऐसा 1 ये 2 ये 3 और ये 4, मतलब टोटल कितने फेस बन गए, 8 फेस।
और इसीलिए इसे ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। ये तो ठीक है, ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, वो सब ठीक है, बट लिगैंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं हमको वो देखना है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है, तो उसमें लिगैंड कैसे अप्रोच करता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये देखिए, ये मेटल है, ये लिगैंड है उसके, ओके, ये मेटल है और ये उसकी डी ऑर्बिटल है। ये सारे मेटल की डी ऑर्बिटल है, आप सबको पता होगा। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये सारे मेटल की क्या है, ऑर्बिटल है। ये देखिए, ये अलोंग द एक्सिस वाली है, कौन सी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर है, ये डी जेड स्क्वायर, ऐसे डोनट टाइप होगी। आई होप आपको ऑर्बिटल समझ में आ रहा है। सर ये वाली तो समझ में आई, अलोंग द एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस कैसे होती है, तो देखो बच्चों, इन बिटवीन एक्सिस ऐसे होगी, ऐसे 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 ऐसे। हालांकि आपको एट ए टाइम 4 ही लोब दिखाने, डी एक्स वाई वाई जेड, बट मैंने सब दिखा दिए। ये देखिए, ये डी ऑर्बिटल हो गई मेटल की। अब ये लिगैंड ऐसे अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ये लिगैंड है, देखिए सारे लिगैंड, टोटल कितने लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं, 6 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं। ओके, अब मैं मेटल की एक बार वापस ऑर्बिटल बना देता हूं। तो ये देखिए, ये डी जेड स्क्वायर बनाया मैंने, ये डोनट है ना, ये डी जेड स्क्वायर है। तो देखो, इसको एक लिगैंड ऊपर से भी फेस कर रहा है और एक लिगैंड नीचे से भी, मतलब जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, ये कौन सी ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर, ये लिगैंड को ऊपर से भी फेस कर रही है और नीचे से भी फेस कर रही है, समझा। अब जरा देखिए, अब मैं बना रहा हूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हरे कलर से नहीं, दूसरा कलर लेते हैं, दूसरे में मैं ब्लू लेता हूँ, हाँ। अब ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो बनाने जा रहा हूँ मैं, तो वो कैसी होगी, ऐसे होगी, देखिए ना। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसको भी अलोंग द, मतलब परपेंडिकुलर तरीके से लिगैंड दोनों साइड से घेर रहे हैं। तो ये देखो, लिगैंड यहाँ से भी घेर रहा है, लिगैंड यहाँ से भी, मतलब लिगैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और मेटल की इस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। नो डाउट रिपल्शन इन बिटवीन एक्सिस वाली ऑर्बिटल को भी हो रहा है, इन बिटवीन एक्सिस वाली ऑर्बिटल को भी हो रहा है। लेकिन देख रहे हो, अगर ये इन बिटवीन ऑर्बिटल ऐसी है तो लिगैंड ऐसे आ रहा है, ये लिगैंड का अप्रोच है, ये लिगैंड का अप्रोच है। तो उससे कितने एंगल पे, उससे 45 डिग्री के एंगल पे, कितने पे है, 45 के डिग्री के एंगल पे। मतलब जो इन बिटवीन एक्सिस है वो डायरेक्टली लिगैंड के सामने नहीं पड़ रहा है। अंदर की बात है मेरे भाई, ये बता रहा हूं मैं आपको। आप बहुत सारी वीडियो देख लोगे ऐसे यूट्यूब पे, स्टेट बोर्ड की खूब चूरन दिया गया है, भर भर के चूरन दिया गया है, जो जो नहीं बताना चाहिए वो। और ये मुझे कैसे पता चला, जो स्टूडेंट है हमारे, जो चैनल से जुड़े हुए हैं, वही आके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हैं कि सर ये चैप्टर में कुछ ऐसा हो गया है सर, तो आप उसे अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं ही सही हूँ हर बार। आप जो कुछ भी कंटेंट देख रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि वो कंटेंट सही है, क्योंकि उसको पढ़ के आप अपना नॉलेज एक्सप्लोर कर सको। मतलब ये सारी चीजें आगे यूज होने वाली है, समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक फ्यूचर का टॉपिक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही रिसर्च वाला टॉपिक है, आप इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, समझ में आया। हर एक कंसेप्ट को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है इसमें, समझे। तो देखा आपने किसको ज्यादा रिपल्शन हुआ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हुआ और डी जेड स्क्वायर को हुआ, क्योंकि इनको जो लिगैंड है वो हेड ऑन रिपल्शन दे रहे थे। हेड ऑन मतलब डायरेक्टली उनके सामने से आ रहे थे। जबकि आप दूसरी ऑर्बिटल को देखोगे, तो वो ऐसे इन बिटवीन था, ऐसे। तो देखो लिगैंड क्या ऐसे आ रहा है, नहीं, लिगैंड तो ऐसे आ रहा है, और वो किसको रिपेल कर रहा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को और डी जेड स्क्वायर को। तो नो डाउट इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पे ये तीन की एनर्जी कम बढ़ती है, तीन की एनर्जी कम बढ़ती है, मतलब इनको भी रिपल्शन होता है। आगे देखो ना, पहले डी जनरेटेड थे, उससे तो ज्यादा ही एनर्जी हो गई ना। ये एनर्जी का एक्सेस है, ये कौन सा एक्सेस है, एनर्जी का। तो देखो जब स्टार्टिंग में डी जनरेटेड थे उसके कंपेयर में तो एनर्जी बढ़ गई, आया समझ में। अब ये स्प्लिटिंग मैंने ऐसे क्यों दिखाया, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये ऑक्टाहेड्रल है। तो ये ट्राइंगल क्या बताता है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये किस में, ऑक्टाहेड्रल में। और इसका वैल्यू 10 DQ होता है। क्या होता है, 10 DQ, 10 मतलब 10 और DQ मतलब D मतलब डेका, Q मतलब क्वांटम। क्वांटम आपको पता ही होगा, एनर्जी। अब कुछ बच्चों लोग को क्या डाउट रहता है मैं वो बताता हूँ।
सर ये तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आया कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है क्योंकि लिगैंड उनके सामने से ही आ रहा है। लेकिन सर 45 डिग्री पे लिगैंड है किसके, इन बिटवीन एक्सिस, दैट इज एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के, तो सर इनको भी तो रिपल्शन हो रहा है, तो इनकी एनर्जी कम क्यों हो रही है? एनर्जी कम नहीं हो रही है, एनर्जी ज़्यादा हो रही है। ये सिर्फ डायग्राम ऐसे बनाया गया है कि जो ओवरऑल एनर्जी है, जो ओवरऑल एनर्जी है डी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल की बिफोर अप्रोच ऑफ लिगैंड, बिफोर अप्रोच ऑफ लिगैंड इज इक्वल टू आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऐसा है। तो इसी को हम लोगों ने बस ऐसे एक को, ये दो को एनर्जी ज्यादा हो गई है तो इसे ऊपर दिखाते हैं, इसे क्या दिखाते हैं, ऊपर, और ये तीन को नीचे दिखाते हैं। बाकी एनर्जी सबकी बढ़ी है पहले के कंपेयर में। अगर आप पहले के कंपेयर में करना चाहते हो तो आप ये हाइपोथेटिकल स्टेट को हटा दीजिए और अब देखिए, ओके। और यहाँ पे आप जो ले रहे हो ये आर एक्चुअल है, यहाँ पे ये सिचुएशन में क्या है, आर एक्चुअल, मतलब जो डिस्टेंस है बिटवीन द लिगैंड एंड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल वो जितनी होनी चाहिए थी उतना हो गया है। मतलब लिगैंड को जितना मेटल की डी ऑर्बिटल के पास आना है उतना वो पास आ चुका है, अब इससे ज्यादा पास नहीं आ सकता। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हटा दीजिए। देखिए डी जनरेटेड के कंपेयर में दोनों की एनर्जी बढ़ी है ना, तो ज्यादा किसकी बनी है, ज्यादा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की बढ़ी है, और उससे कम किसकी बढ़ी है, उससे कम बढ़ी है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और अगर हायर लेवल पे बोलूँ तो ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं बारी सेंटर, क्या कहते हैं, बारी सेंटर, ओके, या बेस लाइन। खैर इतना आपके स्टेट बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। तो ये मैंने बता दिया आपको स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आया समझ में? तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्यों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ती है, आगे आपको समझ में, और क्यों डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स की एनर्जी कम बढ़ती है, ये ऐसा कारण है इसके पीछे। आगे देखते हैं। These two sets of orbital now have different energy. A separation of energy of these two sets of d orbital is the crystal field splitting parameter. This is denoted by delta O. O for octahedral. Third, delta O depends on strength of the ligand. ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ना, ये लिगैंड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे अब मान लीजिए वो जो 6 लिगैंड का मैं अप्रोच आपको बता रहा था, अब उसमें डिपेंड करता है ना कौन सा लिगैंड आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आ रहा है तो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, नो डाउट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर आएगा तो ये स्प्लिटिंग और हो जाएगी। आया समझ में? ये स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, नो डाउट। सर अब यहाँ पे तो आपने ये नीचे लिया तो ये देखो इसके नजदीक आ रहा है। अरे बेटा इसको और ऊपर लेके आप स्प्लिटिंग करेंगे ना, और ऊपर लेके फिर ऐसे स्प्लिटिंग करेंगे। अब बताओ, देखो समझ में आ रहा है? हाँ सर, सही एकदम। और दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत एफर्ट लगते हैं साथियों, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि कैसा लगा, कंसेप्ट की फील आई क्या, ऐसा क्यों होता है। हर एक चीज को बाकायदा बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करो, समझ में आया? इससे काफी हमको मोटिवेशन मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं ताकि ढेर सारे वीडियो आपके लिए बना सके। और आप तो जानते ही हो यूट्यूब पे वीडियो बनाने में टाइम तो बहुत लगता है, बट जो अर्निंग है आप सबको पता ही है, इतना होता है कि आप इक्लेयर खा लें खरीद के तो बड़ी बात है। आया समझ में? ऐसे है। ओके, दिस इज नॉट एन इंटरटेनमेंट चैनल, एजुकेशन है। एजुकेशन पे जो एड्स और ये सब होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ओके, तो आप बस आपका सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए हमें कि आप बस पढ़ के कुछ बन जाओ और वो लिख दो, बस उतने में ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ओके, द लिगैंड आर देन क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड। अब जरा देखिए, जो इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, मतलब जिसमें ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, और जिसमें ये स्प्लिटिंग कम होगी वो क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड। वो क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड। आया समझ में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स आर दोज इन विच डोनर एटम आर कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वो होते हैं जिसमें डोनर एटम कौन कौन होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। Thus Cn minus Nc minus CO NH3 EDTA इथिलीन डायमाइन आर कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। क्यों ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्यों होते हैं, ये मेटल के काफी नजदीक तक जाते हैं, उसकी डी ऑर्बिटल को रिपेल करते हैं अच्छा खासा, और जो स्प्लिटिंग है वो करवाते हैं डी ऑर्बिटल की। दे कॉज लार्जर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फेवर्ड। अब पेयरिंग मतलब क्या, जैसे देखिए यहाँ पे ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गई। पहले मान लीजिए ये एक स्प्लिटिंग है और यहीं पे बगल में एक दूसरी स्प्लिटिंग, ऐसे ऑपोजिट में दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए मान लीजिए ये भी एक स्प्लिटिंग है, ठीक है,
तो ये देख रहे हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे स्प्लिटिंग कितनी कम है। और स्प्लिटिंग ज़्यादा है मतलब ये 2 ऑर्बिटल और ये 3 ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा है। तो अगर आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप कैसे भरोगे? 1 2 3 सबको हाफ फील्ड भर दिया, है ना? क्या ऊपर जाओगे चौथा और पांचवा भरोगे? जी नहीं, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो ऊपर नहीं भर पाओगे, तो आप उसे नीचे ही भरोगे। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर भरने जाने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे देख रहे हो स्प्लिटिंग ज़्यादा हुआ है। नो डाउट अगर यहाँ पे होता है ऐसे 3 तो आप 1 2 3 ऐसे इजीली भर देते। चलिए थोड़ा क्लीन करके दिखाता हूँ मैं इसको। ये सेम को मैं इधर बना के बताता हूँ ऐसे। अब देखिए इस पे स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई है, इसमें स्प्लिटिंग कम हुई। इधर 3 गोले बना दिए और इधर 2। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप एक इसमें भरोगे, एक इसमें भरोगे, एक इसमें भरोगे, चौथा और पांचवा सारे अनपेड रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कैसे भरोगे मेरे भाई? यहाँ पे तो स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई है और जब स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा इसमें, चौथा भी इसी में और पांचवा भी इसी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा सकता क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले T2G और EG ऑर्बिटल में ले जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर होना पसंद करेगा। इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर होना पसंद करेगा। तो ऐसे बोला जाता है कि जब स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, ध्यान से सुनना, तो पेयरिंग एनर्जी कम होती है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? कम होती है। माफ़ी चाहूँगा, ये कैसा वाइब्रेशन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी। तो याद रखना, जब स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है तो पेयरिंग एनर्जी कम होती है और जब स्प्लिटिंग कम होती है तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर नहीं हुए। ये एक कंसेप्चुअल फंडा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैंने बताया जेई सेक्शन में मेंस और एडवांस लेवल काफ़ी डिटेल में इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। आप हमारी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। These ligands tends to form low spin complexes. Weak field ligands are those in which donor atoms are halogen, oxygen और sulfur. For example, F minus, Cl minus, Br, ये सारे weak field ligand है। ऑक्जेलेटो ये सब कुछ। सर मुझे बताओ ना, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड है। सबसे पावरफुल आया समझ में? और फिर आता है Cn माइनस और ये सारे। इन केस ऑफ दीज लिगैंड्स डेल्टा ओ पैरामीटर इज स्मॉलर कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वीक फील्ड की बारे में बात कर रहा है, विच इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी। द लिगैंड आर देन कैन बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रांग होता है, ये पूरा आपको सीरीज ही दे दिया और इसे कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज समझ में ये कैसे बनाया गया होगा? मेटल ले लेके अलग अलग बार, मतलब सेम मेटल आयन लिया होगा एक, जैसे मान लीजिए आपने Mn+2 ले लिया और फिर अलग अलग लिगैंड लेके स्प्लिटिंग को चेक किया और देखा जिसमें सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और जिसमें कम स्प्लिटिंग हो रही है वो वीक फील्ड लिगैंड। ओके, हालांकि ये इतना आसान नहीं है जितने आसानी से मैंने बता दिया, इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, बट स्टेट बोर्ड पे अगर आपको इतना ही पता है तो फिर भी सफिशिएंट है। क्या करना है? एक कॉमन मेटल आयन लेना है, जैसे Mn+2 लिया मैंने, और हर बार इसका अलग अलग लिगैंड के साथ बोलते हैं ना, हर बार अलग अलग लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है। ओके, और फिर चेक करना है कि किसने स्प्लिटिंग ज्यादा की। लेट अस अंडरस्टैंड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। इन ऑक्टाइडल इन्वायरमेंट द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 6 लिगैंड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लिगैंड्स अप्रोच द मेटल आयन along x, y and z axis. As the ligand approach the metal ion, degeneracy of d orbital is resolved. ओके, जो मेटल की डीजेनरेसी है वो डिस्टर्ब हो गई। ये देखिए यहाँ पे देखो, इन्होंने वो वाला पार्ट नहीं दिखाया कि इधर सबकी एनर्जी क्या होती है? लो होती है। ऐसे नहीं तो फिर आप सोचोगे ना कि जब लिगैंड आ गया और ये उनके पहले की एनर्जी थी तो उनके कंपेयर में इसकी एनर्जी कम क्यों हुई? लेकिन मैंने आपको सही डायग्राम बताया है। अगर ये डायग्राम आप देखोगे जो टेक्स्ट बुक में दिया है तो शायद आपको अच्छे से ना समझे, और ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। E.g. द हायर एनर्जी सेट ऑर्बिटल dz² x² - y²। T2G भी आपको बताया गया है। डेल्टा O 10dq मतलब डेका क्वांटम। द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लेवल। द E.g. ऑर्बिटल आर रिपेल्ड बाय एन अमाउंट ऑफ 0.6 डेल्टा O। यहाँ पे ये जो डिफरेंस रहेगा ना, ये 0.6 डेल्टा O होगा और ये कितना होगा? ये होगा 0.4 डेल्टा O। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऊपर जो है और नीचे जो है दोनों का मिला के अपने को 10 करना है। दोनों का मिला के अपने को कितना करना है? 10। तो उल्टा दे दो, नीचे कितना है? 3। हर एक के लिए कितना मानो? 2। तो 3 × 2 कितना आना चाहिए? 3 × 2 6 आना चाहिए, लेकिन अपन इसको देंगे 4।
और ऊपर वाले को कितना देंगे, ऊपर वाले को कितना देंगे 6, लेकिन याद रखना DQ बोल रहा हूं मैं, 6 DQ देना। और अगर आपको डेल्टा O के टर्म में लिखना है तो आप डेसिमल के फॉर्म में लिख देना। हालांकि ये भी कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे 0.6 या फिर 0.4 DQ आता है, इसको एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन के तरीके से हम लोग निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तरीके से, समझे। बट ठीक है, आप इतना भी याद रखो तो भी बहुत है। द T2G ऑर्बिटल स्टेबलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 0.4 डेल्टा O। देखिए ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये जो 0 देख रहे हो ना, ये बताता है एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल। आया समझ में, ऐसा है। अब यहां पे देखिए, with closer approach of ligand along the axis, the doubly degenerated dx square minus z square Eg orbital experience larger repulsion than the triply degenerated। ओके, तो मैंने बताया था आपको Eg मतलब इवन जीरेड, इवन मतलब 2, और T को मैंने बताया था सेट ऑफ 3। तो ये तो आपने देख लिया, और इसका रीजन भी ऑलरेडी आपको पता है। एज शोन इन फिगर 9.2, ये ऊपर वाला जो डायग्राम था, द Eg सेट एज अ हायर एनर्जी देन T2G सेट। ये सब देखिए, ये सब जो एक्सप्लेनेशन है ये सब मैं आपको दे चुका हूँ कि T2 की Eg की एनर्जी Eg के कंपेयर में कम क्यों होती है, क्योंकि उसको 45 डिग्री पे रिपल्शन मिलता है, बताया था ना मैंने आपको। और यहाँ पे Eg को तो डायरेक्टली हेड ऑन, मतलब सामने सामने पड़ जाते हैं, मतलब ऐसे आपका दुश्मन और ये आप एकदम सामने सामने पड़ गए। और Eg के केस में क्या होता है, आप ऐसे जा रहे हो, दुश्मन ऐसे, समझ में आया। तो एंगल कितने का हो गया, 45 का। ओके, नाउ बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा O, द डेल्टा O पैरामीटर इज इक्वल टू 10 DQ, 10 डेका क्वांटम यूनिट ऑफ स्प्लिटिंग T2G एंड Eg लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D1 D2 D3 द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड T2G लेवल ऑर्बिटल एंड ओबे द हंट्स रूल। ओके, मतलब अगर D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तब तो नो डाउट आप T2G में ही भरोगे। क्यों T2G में भरोगे, सिंपल सी बात है मेरे भाई, T2G की एनर्जी कम है। ये देखो, ऐसे अगर स्प्लिटिंग हुई है तो 3 इलेक्ट्रॉन है आपके पास सिर्फ, तो आप किस में भरोगे, T2G में भरोगे, क्योंकि हंट्स क्या कहते हैं, पहले एनर्जी को सिंगली भरो, फिर बाद में पेयरिंग होगी तब जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएंगे। अब मान लीजिए D4 अगर आता है, D4 आता है, D5 आता है, D6 आता है, तब आप क्या करोगे। तो अब डिपेंड करता है कि वो वीक फील्ड लिगैंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो अब जरा देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा हुई होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो अब कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये तो अब नीचे ही पेयर करेंगे, किसके केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। और अगर वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, 5वां यहाँ पे जाएगा, नो डाउट 6वां फिर यहीं पे आएगा। आ समझ में, 6वां तो यहीं पे आएगा। तो D4 D5 में मैटर कर जाता है मेरे दोस्त। आया समझ में। तो इन शॉर्ट वापस मैं ये रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये ऐसे स्प्लिटिंग है। चलिए 2 बता देता हूं मैं, एक ही साथ 2 डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये है ज्यादा स्प्लिटिंग वाला, यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ है, मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ओके, और एक यहाँ पे है जो कि है ये वीक फील्ड, और ये T2G है, 3, ये Eg है, ये Eg है और ये T2G। नो डाउट यहाँ पे भी ये Eg है और ये T2G है। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन या फिर D3 है, तो D3 कैसे होगा, दोनों में सेम होगा, 1 2 3, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, ये ऑर्बिटल्स की दोनों की एनर्जी क्या है, कम। तो इलेक्ट्रॉन पहले जानना किस में पसंद करेगा, अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल, लोअर एनर्जी में। और अब क्या आता है, अगर D4 हुआ और D5 हुआ तब क्या करोगे, तो जहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा है, जहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ वहां पे तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। चौथे में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा, 5वें में यहाँ पे पेयर हो जाएगा और 6वें में यहाँ पे पेयर हो जाएगा। लेकिन इसमें ये चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और 5वां इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाएगा, और नो डाउट 6वें को तो नीचे पेयर होना ही है। आया समझ में, आया समझ में, हाँ या ना। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से पेयरिंग एनर्जी मिनिमम होती है और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। याद रखना, पेयरिंग अगर नहीं हुई तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, और पेयरिंग हो गई तो पेयरिंग एनर्जी मिनिमम। ऐसे ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। तो ये देखो, ये पेयरिंग एनर्जी की लाइन है,
ये स्प्लिटिंग से नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग से भी ऊपर है, मतलब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है मेरे भाई। सर ये तो भयंकर कंसेप्ट लग रहा है बबुआ, इसीलिए तो बोले सब कोई ऐसे नहीं सीख सकता, आपको ध्यान से सीखना है और बार बार रिवाइज करना है, तब आएगा समझ में। ओके चलिए, and obey Hans rule. For electronic configuration D1, D2, D3, D8, D9, 10, high spin and low spin configuration cannot be distinguished. अब जरा देखिए ना, D10 से लेके अगर D8 हो गया, D9 हो गया और D10 हो गया, तब तो भाई तुमको भरना ही है, तब तो तुमको सबको ही भरना है। चलिए देखिए मैं बता देता हूँ, D8, D9 और D10 का एकदम आसानी से बता देता हूँ मैं आपको। कैसे, इधर देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ऐसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, इसमें भी 8 भरते तो, या फिर पहले एक काम करते हैं, सिंगल सिंगल भर के दिखाते हैं आपको। ओके, याद रखना फर्क किस में पड़ता है, D4, D5, D6 और D7 में, इसमें फर्क पड़ता है। तो हम इसको लेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट 8 वाला लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3, इधर भी देखिए 1 2 3, अब चौथा इसमें ऊपर जाएगा, पांचवा भी ऊपर जाएगा, तो चौथा ऊपर आया, पांचवा भी ऊपर आया, इसमें चौथा भी नीचे, पांचवा भी नीचे, चौथा भी नीचे, पांचवा भी नीचे। अब जरा देखिए इसमें छठा इधर आएगा, ये छठवां इलेक्ट्रॉन आया, तो छठा नीचे आया, इसमें 6th वाला नीचे ही होगा, तो इसमें भी 6th वाला नीचे, तो देखिए 6th वाला दोनों में नीचे है, लेकिन ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है, देखो 4th एंड 5th। अब 7th वाला देखो, 7th वाला इसमें नीचे है, अब इसमें 7 किधर गया, ऊपर, इसमें ये 8th वाला है, इसमें ये 8th वाला ऊपर, तो देखिए ऊपर भी हाफ फिल्ड, नीचे पूरा भरा हुआ, नीचे पूरा भरा हुआ। अब इसके बाद 9 10 तो दोनों में सेम आएगा, 9 इधर 10 इधर, इसमें भी 9 इधर 10 इधर। तो जब D1 से लेके D3 तक होगा तो फर्क नहीं पड़ता कि वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन अगर D4 से लेके D7 तक है तब फर्क पड़ता है कि वीक फील्ड लिगैंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। क्योंकि अगर देखिए D4 होगा तो पहले तो 1 2 3 ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और चौथा यहीं पे रह जाएगा, अगर क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड। और अगर वीक फील्ड है तो 1 2 3 इधर रहेगा, लेकिन चौथा फिर ऊपर चले जाएगा। आप वीडियो को 1 2 बार और देख लेना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ओनली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 to D7 रेंडर द हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको तभी हाई स्पिन और लो स्पिन दिखेगा जब D4 और D7, D4 से लेके D7 तक इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, D ऑर्बिटल में, तभी आपको फर्क पड़ता है कि जो लिगैंड है वो वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया पेयरिंग का, वो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया। अगर हाई स्पिन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और लो स्पिन मतलब देखिए लो स्पिन ये कौन करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड करता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब स्प्लिटिंग मोड। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, और ये क्या है, ये वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें स्प्लिटिंग क्या होती है, इसमें स्प्लिटिंग कम होती है, इसमें स्प्लिटिंग क्या होती है, कम। समझ में आया। और स्प्लिटिंग कम होगी तो चौथा इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर चले जाएगा, लेकिन स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो चौथा वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही पेयर कर जाएगा, किसमें, T2G में, तो ये T2G। अब इसके अलावा बाकी सब आप समझ सकते हो क्योंकि उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, आया समझ में। अब जो नेक्स्ट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है मेनली, और आप देखोगे तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल के ऊपर वो लिगैंड को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और लिगैंड को जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। दूसरा लिगैंड कैसा है, दूसरा लिगैंड कैसा है। तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 लिगैंड आ रहे हैं एक साथ या फिर 4 लिगैंड आ रहे हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है या फिर ऑक्टाहेड्रल। और फाइनली कम्स ज्योमेट्री। तो इन शॉर्ट मैं चारों पैरामीटर को यहां पे लिख देता हूं, चारों पैरामीटर को जो स्प्लिटिंग को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले मेटल, और अगर वो मेटल आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जैसे Fe ले लो, +2 के बदले अगर +3 है
तो वो ज़्यादा खींचेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और ज़्यादा होगी स्प्लिटिंग। दूसरा आता है नेचर ऑफ लिगैंड, लिगैंड कैसा है। तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 4 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं या 6 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं। और जो चौथा फैक्टर होता है वो होता है क्रिस्टल की ज्योमेट्री। ओ अगर देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री ये एक दूसरे के लिए ही रिलेटेड है, तो एक पॉइंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब इसी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर है उसी में सबको एक्सप्लेन किया गया है। तो इन लोगों ने तो मेरे ख्याल से 2 ही पॉइंट दिए हैं, आप अगर चाहें तो चारों पॉइंट जो मैंने बताया उस पर देख सकते हैं। चलिए इन शॉर्ट इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड। ओके, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा अप्रोच करेगा और ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा। ओके, अप्रोच क्लोजर टू सेंट्रल मेटल विच रिजल्ट्स इन लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जो स्प्लिटिंग थी ना ये ज़्यादा हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो मैंने आपको बताया, Fe+2 है और Fe+3 है, तो ज़्यादा लिगैंड को कौन खींचेगा, +3 वाला खींचेगा, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो खींचने की ताकत भी ज़्यादा है। अ मेटल विथ हायर पॉजिटिव चार्ज एबल टू ड्रॉ लिगैंड क्लोजर टू इट दैन दैट लोअर वन, thus the metal in higher oxidation state results in larger separation of T2G and EG set of orbital. The trivalent metal ions cause larger crystal field splitting than corresponding divalent ones. तो मैंने बताया ना Fe+2 है, उससे ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में दिखेगा, +3 में। तो दोस्तों ये सब कुछ था हमारा CFT से रिलेटेड, एकदम ठासू वीडियो बनाया हमने। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैला दो इसे सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट के बीच में, ताकि उनको पता चले की भैया एक ऐसा चॅनल बी आहे जिकडनं म्हणजे आपण केमिस्ट्री शिकू शकतो एकदम छानपणे। अशा नाही की चूरण दिलंय तुम्हा लोकांना, सर्व काय एकदम प्रॉपर जे पैटर्न असतं त्याच्याने एक्सप्लेन केलं है। आप कोई भी जेई या आईटी की वीडियोज भी देख सकते हो, मतलब यूट्यूब पे वीडियोज भी देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो साथियों कंटेंट का। तो अगला जो कंसेप्ट है वो कलर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।